मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएम गिरिडीह की चंद्रिमा मैम फिर से एक बार आपके सामने हूँ और आज मैं एक बहुत विशेष टॉपिक पे आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है पत्र लेखन या फिर इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं लेटर राइटिंग। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि लेटर राइटिंग क्या है। लेटर राइटिंग यानी जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो हम अपना एक कोई भी मैसेज या संदेशा हम किसी और तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के युग में जब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है तो पत्र लेखन एक तरह से खो सा गया है। फिर भी सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस में एक खास प्रयत्न किया है कि लेटर राइटिंग को एक खास मोल दिया जाए और उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अब आप आइए, आपको दिखाती हूँ मैं लेटर राइटिंग, जो कि राइटिंग स्किल के अंडर में आता है, यानी किस तरह से हम लिख सकते हैं। लेटर राइटिंग सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का होता है और सबसे खासियत यह है कि इस लेटर राइटिंग के द्वारा हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अब ये स्टेप वाइज मार्किंग क्या है? मान लीजिए कि आप सिर्फ फॉर्मेट या तरीका, मान लीजिए कुछ एड्रेस लिख के छोड़ दिए तो उसमें भी 1 मार्क्स है। अगर आप सिर्फ चिट्ठी का बॉडी लिख के छोड़ दिया, आप एड्रेस भूल गए या लिखने का स्टाइल भूल गए तो उसमें भी 1 मार्क्स है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का सिस्टम है लेटर राइटिंग। तो यहाँ 6 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो, बहुत आसानी से आपको मिल सकता है बोर्ड में। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर कितने प्रकार के होते हैं। फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है। इनफॉर्मल लेटर को ही पहले हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। पहले जैसे कोई भी ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना इंटरनेट थी, तो आराम से सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का माध्यम था या संदेशा पहुंचाने का माध्यम था वो सिर्फ चिट्ठी ही था। लेकिन जैसे जैसे युग आगे निकला, जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, उसके साथ साथ ये पोस्टमैन का घर घर आना ये कहीं खो सा गया और हम लोग अपने अपनों को चिट्ठी लिखना कहीं भूल से गए। अभी अगर किसी से बात करनी होती है तुरंत मोबाइल उठाए और बात कर ली। तो ये इनफॉर्मल लेटर होता है अपने मित्रों को या अपने संबंधी को या अपने रिलेशन में, जैसे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा भी हम लोग रहने देते हैं क्योंकि आपके 12th के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये इनफॉर्मल लेटर आपके कोर्स में नहीं है। तो हम सीधा से चलते हैं फॉर्मल लेटर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके लिए एक चार्ट बनाई हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक ये लेटर बॉक्स है जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं। पोस्टमैन है जो चिट्ठी को हमारे घर घर पहुंचाता है या फिर सीधा पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है, झोला में डालता है और फिर घर घर पहुंचाता है और इनके माध्यम से हमें चिट्ठियां मिलती है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। पहला बिजनेस लेटर यानी व्यवसाय लेटर, व्यवसाय पत्र, यानी हम थोड़ा सा बिजनेस लेटर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने व्यवसाय किसे बोलते हैं? व्यवसाय उसे बोलते हैं जहां पैसों का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए कोई टीवी का या इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, आपको मन हुआ दिवाली में जाके आपने एक टीवी खरीदी। टीवी खरीदने के बाद आप घर आए, मैकेनिक आया, उसको फिट किया, रिमोट से ऑन किया और देखा कि टीवी चल ही नहीं रहा है। तुरंत आप क्या करोगे? आप एक चिट्ठी लिखोगे। किसको? उस दुकानदार को कि देखिए मेरा बिल नंबर इतना है, टीवी का मॉडल ये है, लेकिन आपकी दुकान से मैंने इस तारीख को एक टीवी लिया लेकिन वो चल नहीं रहा है, वो गारंटी पीरियड के अंदर में है, इसलिए आप ये कृपा करें कि वो टीवी ले जाए और एक अच्छा टीवी मेरे घर पहुंचाए और ये जल्द करे और इस तरह के स्टेप लेने से मैं खुश होऊंगा।
यानी कस्टमर खुश होगा और इस तरह का लेटर आप उस दुकानदार को भेजोगे। तो ये क्या हो गया, बिजनेस लेटर, जिसमें कि जहां पैसे का आदान प्रदान हुआ है वहां कोई दिक्कत आ जाए तो हम ये कंप्लेन लेटर, जो कि व्यवसाय या बिजनेस लेटर के अंडर में आता है, इस तरह के लेटर हम लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम आते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर किसे बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर यानी कोई भी कार्यालय से संबंधित कोई भी चिट्ठी, चाहे वो आपका स्कूल का कार्यालय हो सकता है, चाहे वो थाने का कार्यालय हो सकता है, चाहे वो कॉलेज का कार्यालय हो सकता है, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो सकता है। अगर कोई कार्यालय में कोई चिट्ठी जा रही है या फिर कार्यालय से कोई चिट्ठी आ रही है तो उस प्रकार की चिट्ठी को हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर में क्या आता है? मान लीजिए आपके घर में कोई दिक्कत है, मान लीजिए वैसे आर्थिक परिस्थिति में थोड़ी तनाव चल रही है, तो आप प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखिएगा कि सर मेरे घर में थोड़ी आर्थिक तनाव चल रहा है, मेरा जो फी है वो थोड़ा आप 2 महीना आप माफ कर दें। तो इस तरह के जो लेटर होते हैं जो हम ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं, ऑफिशियल कारण से लिखते हैं, तो इस तरह के एक लेटर जो हम कार्यालय में देते हैं वो हो जाता है ऑफिशियल लेटर। एक और मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि मेरी बाइक चोरी हो गई, तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, किसको हम लेटर देंगे? वो लेटर हम देंगे थानेदार को, या फिर जो ऑफिस इंचार्ज, पुलिस इंचार्ज है वो थाने का, उनको हम एक चिट्ठी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसको? सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेरा परसों रात को लगभग 10 बजे मैंने अपनी बाइक को आखिरी बार देखा था। सुबह उठते के साथ मैंने देखा मेरी बाइक चोरी हो गई है। मेरा बाइक का कलर है लाल और काला में, उसका मॉडल जो है वो ये है, तो आप कृपया इस बाइक को ढूंढें और मेरी मदद करें। इस तरह की चिट्ठी हम कहाँ भेजेंगे? मान लीजिए गिरिडीह के टाउन थाना में आपने भेज दिया, वहाँ थाना जो चीफ थाने के जो ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज, उसको आप भेज देंगे। इस तरह की जो चिट्ठी होती है इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। अब तीसरा नंबर पे हम आ जाते हैं। तीसरा नंबर यानी लेटर टू एडिटर। अब देख रहे हो एक आदमी बैठा हुआ है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना? तो यहाँ लेटर टू एडिटर यानी, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई समस्या दिख रहा है। मान लीजिए कोरोना का ही हम ले लेते हैं। आज जो परिस्थिति चल रही है, अगर मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन ठीक तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर लोग जो है समझ नहीं पा रहे किस तरह से अपना ख्याल रखें, तो मुझे लग रहा है कि जनता को कम से कम थोड़ा सा और हम ज्ञान दे सकते हैं, जो ज्ञान मेरे पास है। तो आप कैसे उस जनता तक ये बात पहुंचाओगे जो आपके पास है? आप क्या करोगे? आप अखबार का मदद लोगे, क्योंकि अखबार ही ऐसा माध्यम है जो घर घर पहुंचता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे? अखबार और आम जनता के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है जो जिसका काम क्या है? हमसे खबर लेना और फिर अखबार में उसको सही तरीके से छापना। और उस आदमी का नाम है या पद है एडिटर का। वो क्या करता है? खबर लेता है, सही तरीके से उसको सजाता है और अखबार में छापता है ताकि जनता तक ये खबर पहुंच सके। तो ये लेटर टू एडिटर में क्या होता है? हम जब समस्या को देख रहे हैं, उसका समाधान लगभग हमें पता है, तो हम उस चीज को एक लेटर के गठन में, एक पत्र के गठन में हम लिखते हैं और किसको भेजते हैं? उस अखबार के एडिटर को भेजते हैं और क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया इस समस्या को अपने अखबार में छापे ताकि वो आम जनता तक पहुंचे और उन्हें लाभ हो। लेटर टू एडिटर एक और चीज के बारे में होता है जो हम बोलते हैं, ये तो हो गया आम समस्या, जनता की समस्या को लेके। मान लीजिए आपके निजी कोई समस्या हो, जैसे मान लीजिए आपके लोकेलिटी में या आपकी बिल्डिंग में सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो रही हो, या म्यूनिसिपैलिटी से स्वीपर नहीं आ रहा हो साफ करने, कचरा ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि डस्टबिन भर रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह की समस्या को अगर वो पदाधिकारी तक आपको पहुंचाना है, हो सकता है आपका चिट्ठी कहीं दब के रह जाए, तो
सबसे अच्छा चीज क्या होता है, आप सीधा उस एडिटर को एक चिट्ठी लिखिए जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा समस्या है मेरे लोकेलिटी में, मेरे मोहल्ले में, तो आप कृपया इसको अपने अखबार में छापिए ताकि वो पदाधिकारी जो इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, हटा सकता है, वो इस समस्या को पढ़े और इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकले। तो इस तरह के लेटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेटर टू एडिटर। तो तीन लेटर हम लोग समझ चुके हैं। चौथा लेटर पे आते हैं जिसको हम बोलेंगे जॉब एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे जॉब लिखा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ नौकरी ही नौकरी है जिसकी कमी है भारत में। अब हम आते हैं, देखिए एक लड़का यहाँ पे है जो काफी नर्वस है। क्यों नर्वस है, क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहा है और वो मन ही मन सोच रहा है कि काश ये नौकरी मुझे मिल जाए। तो इस तरह के जहाँ पे नौकरी का इतना मतलब समस्या है, उस माहौल में आपको एकदम सजा के अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब नौकरी का जो जहाँ पे नौकरी है वहां पे आपको सजा के एक चिट्ठी लिखना है, एक पत्र लिखना है और वहां भेजना है। तो हम जान लेंगे कि वो पत्र आप कैसे लिखोगे और उस दफ्तर में अप्लाई कैसे करोगे उस नौकरी के लिए। तो ये हो गया चार लेटर जो कि फॉर्मल लेटर के अंडर में आता है। और फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी वो 4 लेटर क्या है। पहला लेटर है फॉर्मल लेटर के अंडर में क्या है, बिजनेस लेटर यानी व्यवसाय पत्र। दूसरा है ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालय से रिलेटेड पत्र। तीसरा है लेटर टू एडिटर जो कि अखबार दफ्तर में आप लिखोगे। और चौथा है जॉब एप्लीकेशन यानी नौकरी के लिए दरखास्त। तो ये हो गया 4 तरह के फॉर्मल लेटर। अब मैं थोड़ा सा जान लूंगी या आप लोग को मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप लेटर को लिखोगे। तो आइए आपको मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल लेटर किस तरह से आप लिख सकोगे। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिन। एकदम इसके बगल से आपको शुरू करना है। ठीक है, एकदम बगल से और एक लाइन में जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल एक लाइन में लिखते जाना है। मैं धीरे से बोलूंगी ताकि आप समझ सको और उसको मतलब ध्यान लगा के सुनिए और उसको मन में रखिए। सबसे पहले हम लेंगे सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहला बात आपको बता दूं, 3 चीज बहुत जरूरी है। कौन चिट्ठी को लिख रहा है, कौन उस पत्र को लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है यानी विषय। कौन, किसको, क्यों। कौन लिख रहा है, मान के चलिए कौन लिख रहा है, हम लिख रहे हैं या जो लिखने वाला है वो, जिसको हम बोलेंगे सेंडर यानी जो सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है उस चिट्ठी को। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस के लिए ये चीज आप ध्यान दें कि सेंडर्स एड्रेस सिर्फ 3 लाइन का होगा, 3 लाइन से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। और जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ होगा और आप उसी एड्रेस को लिखोगे। मान लीजिए अगर सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, प्रश्न में, तो क्या करोगे, तो क्या आप इस सेंडर्स एड्रेस को छोड़ के आ जाओगे, मार्क्स कट जाएगी आपकी। तो इसलिए ध्यान रखिए अगर सेंडर्स एड्रेस नहीं है आपके प्रश्न में तो आप खुद बना ले एक एड्रेस और यहाँ पे लिख दें। लेकिन ध्यान रहे कि वो 3 लाइन से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें सेंडर्स एड्रेस में कि वहां उस सेंडर का या उस भेजने वाले का नाम बिल्कुल ना लिखें, सिर्फ पता लिखें। यानी जो एड्रेस चाहिए वो एड्रेस को लिखें, लेकिन उस पता में रहने वाला या जो भेज रहा है चिट्ठी उसका नाम यहाँ पे ना लिखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर अमित और अंकिता, योर एड्रेस इज लालपुर चौक रांची 800001। ये हो गया पूरा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अंकिता लिखोगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप क्या लिखोगे, पहला लाइन में लिखोगे लालपुर चौक, दूसरा लाइन में लिखोगे रांची 800001। इस तरह से आप 2 लाइन में ही खत्म कर लोगे, मैक्सिमम 3 लाइन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन आप जरूर छोड़ना। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना है। उसके बाद लिखोगे आप क्या लिखोगे, डेट यानी तारीख। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से तारीख लिखा जाता है, एक खास तरीके से लिखा जाता है। कोई भी तरीका सही नहीं है, मैं जो तरीका बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से आप लेटर में
जैसे आज का डेट क्या है, 13 मई 2020, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ब्रैकेट तो मैं यूं ही दे रही हूं, आप मत दीजिए या मैं मिटा देती हूँ, बेहतर है। मई 13 2020, बिल्कुल इस फॉर्मेट में आप लेटर में डेट को लिखोगे। कोई और तरीके से लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तारीख लिख लिए, अब फिर से एक लाइन को हम छोड़ देंगे। अब बारी आती है किसको आप पत्र लिख रहे हो, यानी किसको आप ये चिट्ठी भेज रहे हो। किसको भेज रहे हो, रिसीवर। वो किसका नाम क्या है, रिसीवर। मान लो प्रश्न ये है कि यू आर अरुण और अंकिता फ्रॉम लालपुर चौक, रांची 80001. You are sending a letter to editor of the Times of India and you are stating the problem of sanitation. यानी आप लेटर टू एडिटर, किसको चिट्ठी भेज रहे हो, एडिटर को भेज रहे हो। कौन से न्यूज़पेपर, कौन से अखबार के वो एडिटर है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर है। तो उनका एड्रेस जो है वो ये है, वहां प्रश्न में दिया हुआ होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, गांधीनगर, रांची 80001। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान दें, ये रिसीवर्स एड्रेस जो है वो 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस कितने लाइन का होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन। रिसीवर्स एड्रेस होना चाहिए 4 लाइन, क्योंकि रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम। यानी जैसे यहाँ एडिटर को भेज रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, द एडिटर। दूसरा लाइन में क्या लिखेंगे, गांधीनगर। तीसरे लाइन में क्या लिखेंगे, रांची 80001। इस तरह से 3 लाइन में हम कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 4 लाइन भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का रिसीवर्स एड्रेस में आप ध्यान दोगे कि बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जो है वो टू द एडिटर लिखते हैं। टू बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, टू नहीं लिखना है। टू का इस्तेमाल एनसीईआरटी सिलेबस फॉर्मेट में हटा दिया गया है। पत्र लेखन से टू का इस्तेमाल हटा दिया गया है। जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रिंसिपल को तो क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। नहीं लिखना है, टू बिल्कुल नहीं लिखना है। सीधा से द प्रिंसिपल शुरू करना है, द एडिटर लिखना है या द मैनेजर। जो भी आप, जिनको भी आप चिट्ठी लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तुरंत आप टू को हटाइए और सीधा से उनका नाम लिख के उनका पता लिखिए। ये हो गया आपका एक्चुअल तरीका। अब आ जाते हैं रिसीवर्स एड्रेस टू लिख लिए, एक लाइन फिर से हम छोड़ देंगे। अब सीधा से आएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यानी विषय, किस विषय में हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोले हैं, बैड कंडीशन ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी साफ सफाई। तो यहाँ मुद्दा क्या है, चिट्ठी लिखने का मुद्दा एडिटर को क्या है, सबसे समस्या किस चीज की समस्या, सैनिटेशन की, साफ सफाई की। तो एक चीज का ध्यान देंगे विषय लिखने वक्त कि विषय जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो भी चिट्ठी को पाएगा या रिसीव करेगा वो पदाधिकारी तुरंत उस सब्जेक्ट या विषय को देख के ही समझ जाएगा कि चिट्ठी किस विषय में है, किस बारे में चिट्ठी लिखी गई है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत स्पष्ट होगा और बहुत ही छोटा होगा। यानी 4 से 6 शब्दों के अंदर उस विषय को आप स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ कैसे लिखेंगे, जैसे ये प्रश्न में लिखा हुआ है बैड कंडीशन ऑफ सैनिटेशन। तो यहाँ विषय में हम क्या लिखेंगे, बैड कंडीशन ऑफ सैनिटेशन। कितना शब्द हो गया, बैड कंडीशन ऑफ सैनिटेशन। 4 शब्दों में हमने पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया। तो इस तरीके से छोटे शब्दों में आपको बताना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट भी कर लिए। अब अगला एक लाइन फिर से सब्जेक्ट के बाद छोड़ेंगे और फिर आ जाएंगे सैल्यूटेशन में। अब ये सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन का अर्थ ये है कि जैसे हम किसी को बोल रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं, जैसे रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम, ये तरह का जो हम संबोधित करते हैं तरीके से इसको बोला जाता है सैल्यूटेशन। तो हम यहाँ पे विषय के बाद तुरंत आ जाएंगे सैल्यूटेशन, यानी संबोधित करना जिनको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या बोल के संबोधित करना, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, डियर सर या डियर मैडम। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम शुरू करेंगे लिखना बॉडी। एक चीज मैं बता दूं, लेटर टू एडिटर में बहुत
सिंपल सा एक आपको टेक्निक बता दूं, तरीका बता दूं, जिससे कि आप अगर उसको याद कर लो तो तुरंत आप स्टार्टिंग का पैरा आराम से लिख सकते हो। सिर्फ करना यह है कि आपको वो एक लाइन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सिर्फ फिट कर लोगे उसमें, तो तुरंत आप उसको याद करके कोई भी लेटर टू एडिटर आए तुरंत आप लिख लोगे, ठीक है। तो वो तरीका ये है कि स्टार्ट इस तरीके से करोगे। थ्रू, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि आप हो सके तो उसको लिख लो। थ्रू योर एस्टीम्ड डेली, यानी आपके जो बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके द्वारा मैं ये प्रॉब्लम को आपको बताने जा रही हूँ। थ्रू योर एस्टीम्ड डेली I want to highlight the problem of sanitation in my locality. Through your esteemed daily, I want to highlight the problem of dash. मान लो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत आप उसमें लिख दो, हो गया आपका लेटर टू एडिटर का पहला पैरा। तो ये आपका एक टेक्निक है जिससे आप कर सकते हो। और फिर सेकंड पैरा की बात आते हैं। सेकंड पैरा में समस्या जो भी है उससे रिलेटेड या उससे संबंधित जितना भी आपको पता है वो सब कुछ आपको लिख डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ सैनिटेशन का या साफ सफाई का दिक्कत है तो आप क्या लिखोगे कि इन माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है, म्यूनिसिपैलिटी से स्वीपर रोज नहीं आते, कचरे के डब्बे में सड़ रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इन माई लोकेलिटी द म्यूनिसिपैलिटी इज नॉट सेंडिंग द स्वीपर्स एंड द क्लीनर्स, दैट इज वाई द लोकेलिटी इज फिल्ड विद डर्ट, द डस्टबिन्स आर ओवरफ्लोइंग, due to which the flies are just going around. Every dustbin has lots of flies over it. Children are suffering from various disease like malaria, typhoid, jaundice, etc. इस तरीके से आप बॉडी को बना सकते हो, या बॉडी यानी पूरे लेटर का जो सेकंड पैरा है उसको आप लिख सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड पैरा में। थर्ड पैरा भी बहुत इजी है, उसमें भी आप याद करके कोई भी लेटर टू एडिटर आए तो आप लिख सकते हो। उसमें क्या करना है फिर से मैं बोल रही हूँ, उसको आप लिख लो या आप मन में रखो, बेटर है। जैसे थर्ड पैरा में आपको लिखना है आई सिंसियरली होप, यानी मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। आई सिंसियरली होप दैट माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड and will be published in your newspaper। मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है वो आप ग्रहण करोगे और अपने न्यूज़पेपर में इस विषय को छापोगे। and will be published in your newspaper so that the seriousness of the situation may be felt and the administration may look into it so that the problem can be solved। मतलब आप मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, अपने अखबार में छापोगे, ताकि जल्द से जल्द जो पदाधिकारी है वो इस समस्या को समझ सके और इसका कोई सुराहा या समाधान कर सके। इस तरीके से आप पूरे लेटर को एंड कर दोगे। और उसके बाद चिट्ठी तो बन गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या करोगे, एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे थैंकिंग यू। थैंक यू तो जरूर बोलना है, ठीक है। थैंकिंग यू, उसके अगले ही लाइन में लाइन नहीं छोड़िएगा, थैंकिंग यू के बाद तुरंत लिख दीजिएगा योर्स सिंसियरली। एक चीज मैं बता दूं, योर्स सिंसियरली आप या तो सिंसियरली लिखो या ट्रूली लिखो, लेकिन ओबीडियंटली बिल्कुल नहीं लिखना है। सिंसियरली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिखना है, ओबीडियंटली बिल्कुल नहीं लिखना है। कोई भी फॉर्मल लेटर में ओबीडियंटली नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, सिंसियरली, फेथफुली या फिर ट्रूली। तो यहाँ योर्स सिंसियरली लिख देते हैं और लास्ट में नाम। अब नाम किसका लिखोगे, वहां पे क्या था लेटर के क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या था, अरुण या अंकिता। अगर आप लड़के हो तो आप अरुण लिखिए, या फिर आप लड़की हो तो अंकिता लिखिए, लेकिन अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार प्रश्न मिलता है जिसमें कि आपका खुद का आपका नाम वहां नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ अरुण और अंकिता है ना, वहां कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या अपना नाम
लिख लोगे? बिल्कुल नहीं। एक चीज का ध्यान रखिए, इस बोर्ड एग्जाम में पूरे कॉपी में कहीं भी आप अपना नाम बिल्कुल ना लिखें। अगर छानबीन हुई और पता चला कि आपने अपना नाम लिखा है तो वो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए वहां पे आप क्या लिखो, अगर प्रश्न में नाम है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप सीधा से वहां लिख दो XYZ, कोई भी लिख दो, लेकिन नाम मत लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। एक और खास बात बता दूं कि आज इस बार से एक नया अपडेट आया हुआ है। ये तो आप लोग समझ ही हो गए होंगे कैसे लिखना है, फिर से मैं बता दूं। सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़िए एक, डेट, एक लाइन छोड़िए रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़िए सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़िए सैल्यूटेशन, फिर आपका पूरा चिट्ठी, फिर एक लाइन छोड़िए थैंकिंग यू, उसके अगले लाइन में योर सिंसियरली, उसके अगले लाइन में नाम। तो इस तरीके से ये हो गया आपका जनरल फॉर्मेट। रिसेंटली एक एनसीईआरटी के सिलेबस में एक नया फॉर्मेट अपडेटेड हुआ है, ये लिखिएगा तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो काफी खुश होगा ये देख के कि आपको काफी जानकारी है, अपडेटेड भी है आप लोग। एक चीज जान के रखिए, नया सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यानी सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन का जो जगह है, पोजीशन है, वो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। यानी सबसे पहले आएगा आपका सैल्यूटेशन, रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन यानी रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये नया अपडेट है, नया प्रोसेस है जो लागू किया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखते हो, अगर पुराना वाला ही फॉर्मेट लिखते हो, तरीका से लिखते हो, तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा और वो भी सही होगा। लेकिन नया चीज लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो नया के हिसाब से क्या है, सब्जेक्ट नीचे है, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लेटर टू एडिटर लिखा हो, ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा लेटर्स भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है टू द पुलिस इंचार्ज, टू द ऑफिसर इंचार्ज, तो उसमें सिर्फ करना क्या है, रिसीवर के जहां हम लोगों ने द एडिटर लिखा है वहां पे द ऑफिसर इंचार्ज, एड्रेस में टाउन थाना, नेक्स्ट लाइन में गिरिडीह 815301। इस तरह से सिर्फ आपको एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस में चेंज लाना है। बाकी जितना भी है फॉर्मेट जो है, तरीका जो है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट फॉर्म लेटर जिसमें थोड़ा सा बदलाव है, जिसको हम बोलेंगे जॉब एप्लीकेशन। जैसे कि आप जब नौकरी के लिए अप्लाई करोगे उस समय आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी मान लीजिए आपका प्रश्न है, एक प्रश्न के माध्यम से मैं इस चीज को आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक नौकरी का एडवर्टाइजमेंट है दैट डीएवी पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह requires physics teacher. There is a vacant post of physics teacher in that particular school. So apply as soon as possible. The teacher should be dynamic, with good personality and with good knowledge. ये हो गया आपका प्रश्न। मतलब डीएवी पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह में एक फिजिक्स टीचर का पोस्ट खाली है, आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। लेकिन जो एप्लीकेंट होंगे, जो अप्लाई कर रहे होंगे, वो अच्छा पर्सनालिटी का आदमी होना चाहिए, या जो भी है मैम है तो होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, हार्डवर्किंग होना चाहिए और उनका ज्ञान जो है भरपूर होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास आए तो आप किस तरीके से लिखोगे। मान लीजिए आप ही अप्लाई कर रहे हो तो कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले मान के चलिए कि यहाँ सेंडर्स एड्रेस यानी आपका एड्रेस। अगर आपका एड्रेस ये है, मान लीजिए कि मकतपुर चौक गिरिडीह 815301, तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहला लाइन में लिखिएगा मकतपुर चौक, दूसरा लाइन में लिखिएगा गिरिडीह 815301। एक लाइन छोड़ दीजिए, जैसा मैंने आपको तारीख बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आप तारीख लिख लीजिए। एक लाइन फिर छोड़ दीजिए, तीसरा जो है रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, वो किसको लिख रहे हैं, आप जॉब एप्लीकेशन कहाँ भेज रहे हैं,
डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह में उनके जो प्रधान है, हेड है, प्रधान अध्यापक है यानी प्रिंसिपल है, उनको आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा द प्रिंसिपल, अगला लाइन में डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल, अगला लाइन में गिरिडीह 815301। इस तरीके से आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स टीचर, यानी किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो? फिजिक्स टीचर के पोस्ट के लिए। अब अगला लाइन, एक लाइन छोड़ के अगला आ जाएगा, क्या लिखिएगा? रेस्पेक्टेड सर। सैल्यूटेशन में क्या लिखिएगा? रेस्पेक्टेड सर। अब अगला लाइन में आते हैं, एक चीज बहुत अच्छा से ध्यान दें कि जो पहला शुरुआत कीजिएगा जब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको कहाँ से पता चला इस जॉब की, इस नौकरी के बारे में? आपको न्यूज़पेपर से पता चला, जहाँ पे उस नौकरी जहाँ पे खाली है या जिस फर्म में नौकरी है उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में। वो एडवर्टाइजमेंट एक नंबर होता है और आपको उस अखबार के एडवर्टाइजमेंट से ये बात पता चली। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एज रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी अखबार का नाम, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स टीचर। यानी एज रेफरेंस कहां से आपको पता चला? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एडवर्टाइजमेंट नंबर, मान लीजिए 11111, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 11111 से पता चला कि एक फिजिक्स पोस्ट डीएवी पब्लिक स्कूल में फिजिक्स टीचर का पोस्ट खाली है और उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं दरख्वास्त भेज रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखिएगा? एज रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 11111 in the Times of India, I am applying for the post of physics teacher in the school in DAV Public School CCL गिरिडीह। तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टेट बैंक में कोई क्लर्क का पोस्ट है तो क्या कीजिएगा? वही एज रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी होगा इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, I am applying for the post of clerk in State Bank of India। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब में, मान लीजिए कोई EXL कंपनी है, वहां पे कोई ऑफिसर पोस्ट के लिए एक दरख्वास्त आए, एक एडवर्टाइज आए, तो क्या लिखिएगा? एज रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी होगा इन द टेलीग्राफ, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन द फर्म ऑफ EXL फर्म इन पुणे। तो ये इस तरह से जितना भी होगा उसमें आप रेफरेंस नंबर जरूर दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर दीजिएगा और कौन से अखबार से आपको पता चला, उसका डेट क्या है, ये सारा कुछ देने के बाद पहला पैरा आपको उसी से भर जाएगा। अब आते हैं दूसरा पैरा से कि आपको वो इंस्टीट्यूशन यानी जहाँ पे नौकरी के लिए दरख्वास्त दी गई, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वो इंस्टीट्यूशन आपको क्यों लेगा या आप में खासियत क्या है जिस वजह से वो इंस्टीट्यूशन आपको लेगा। उसमें आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, खास क्वालिटी, वो आपको लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? आई एम सुटेबल, सुटेबल यानी एकदम परफेक्ट। आई एम सुटेबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट हार्ड वर्किंग, माई इंग्लिश इज क्वाइट फ्लुएंट, I am having a dynamic personality, good personality. I can manage the students' problem well. I am a good administrator. Like this way, ये जितने भी आप में क्वालिटी है वो सारा कुछ आप आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड पैरा। थर्ड पैरा में आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा कि आपको क्या फायदा है, आप उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना क्यों चाहते हैं। फर्स्ट पैरा हो गया कहां से आपको इस इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसा नौकरी है इस जगह पे। दूसरा है आप में खासियत क्या है। तीसरा है आप क्यों उस इंस्टीट्यूशन या उस नौकरी के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तीसरा पैरा में आप ये लिखोगे कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई टैलेंट एंड आई वॉन्ट टू गिव फुल बेनिफिट टू दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन को मेरे ज्ञान से फायदा हो, बच्चों को फायदा हो, इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आई सिंसियरली होप टू रिसीव
a positive response from the institution or from the school. I hereby enclosed my testimonials with this letter. यानी मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ कि स्कूल से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा और मुझे ही ये नौकरी मिलेगा, और इसलिए मैं इस लेटर के साथ एनक्लोज करके, एनक्लोज मतलब उसके साथ लगा के मैं अपना बायोडाटा या रेज्यूमे भेज रही हूँ, और साथ में मेरे सर्टिफिकेट्स को भी, टेस्टिमोनियल्स को भी भेज रही हूँ ताकि आप उसको देख सको। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, 3 पैरा में आपका लेटर कंप्लीट। उसके बाद जैसा आप जानते हो थैंकिंग यू तो बोलना ही है, फिर उसके बाद योर सिंसियरली, उसके बाद आपका नाम। इस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हो। अब एक खासियत यह है कि यहीं पे जॉब एप्लीकेशन खत्म नहीं है, इसके बाद भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद जो आता है वो है, मान लीजिए यहाँ पे आपका खत्म होता है, उसके बाद में यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन आप इधर साइड में बिल्कुल मत लिखिएगा, नीचे ही आप लिखते जाइएगा एक लाइन छोड़ के। क्या लिखिएगा, एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड यानी क्या आप इस लेटर के साथ और क्या क्या लगा रहे हो, पिन कर रहे हो, करते हैं ना हम लोग, स्टेपल कर देते हैं, उसी तरह आप इस लेटर के साथ क्या क्या पिन कर रहे हो, भेज रहे हो, और क्या क्या वो लिस्ट आपको लिख देना है। एनक्लोज में पहला में क्या लिखोगे, रेज्यूमे यानी आपका सीवी या बायोडाटा। दूसरा में लिखोगे सर्टिफिकेट्स, क्या भेज रहे हो, सर्टिफिकेट भेज रहे हो। ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद इस तरह का एक बॉक्स बनाओगे, स्केल से बनाइएगा, जैसे तैसा नहीं बनाइएगा, क्योंकि साफ सुथरा बनाइएगा तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। तो इस तरह का बॉक्स बनाइएगा, ऊपर लिखिएगा रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे लिखने के बाद कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अब इस तरीके से उसके एनक्लोज लिखने के बाद, जिसमें हम रेज्यूमे और सर्टिफिकेट लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम रेज्यूमे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि स्केल से एक स्क्वायर बना लीजिएगा इस तरह का, और उसके बाद रेज्यूमे लिखिएगा। पहला में नेम यानी आपका नाम, दूसरा में फादर्स नेम, पिता का नाम, उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम, उसके बाद जेंडर यानी मेल या फीमेल, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये क्या होता है, आप मैरिड हो या अनमैरिड, वो लिखना है। उसके बाद एड्रेस यानी आपका पता, उसके बाद ईमेल आईडी यानी आपका मेल आईडी, जिसमें कि अगर आपको कोई मेल उन लोग भेज सकते हैं, उसकी सुविधा अगर हो तो आपको अपना ईमेल आईडी भी दे देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 10th से लेके अभी तक आपने जितने भी डिग्रीज लिए हैं, जहां से लिए हैं उनका नाम, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल का नाम, और कौन से साल में आपने इस डिग्री को प्राप्त किया है वो साल भी लिखना है, और साथ में आपको कितने अंक मिले हैं यानी परसेंटेज, उसको भी आपको लिखना है। तो ये कुल मिला के हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके पढ़ाई से संबंधित जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिखना है हॉबी। हॉबी यानी आपके शौक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आज के युग में करिकुलर यानी जो पढ़ाई है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको अगर कुछ और भी आता है या और चीजों में इंटरेस्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड होता है, कोई डांस में होता है, कोई पेंटिंग में होता है, तो तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजों में होते हैं, तो उसका भी लाभ वो इंस्टीट्यूशन उठा सकता है अगर वैसा समय आया तो। इसलिए हॉबी को भी उन लोग जान के रखते हैं। उसके बाद अगला आएगा मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर वो आपको दे देना है, ताकि उन लोग आपको कॉन्टैक्ट करें और आपको खुशखबरी दे सके अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से जॉब एप्लीकेशन को लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आपकी नौकरी के लिए। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बोल दूं कि एनसीईआरटी नियम के अनुसार चिट्ठी में मान लीजिए आप सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो, जिसमें कि शुरुआत में ही आप लिखोगे मान लीजिए लालपुर चौक रांची, तो जैसे पहली लाइन में आप लालपुर चौक लिख रहे हो,
उसके बाद आपको कॉमा नहीं देना है। बहुत स्टूडेंट लोग का ये हैबिट होता है, या मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप लोग क्या करते हो, एक लाइन खत्म हुआ कॉमा दे दिए। कॉमा बिल्कुल नहीं देना है। लालपुर चौक लिख लिए, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं। अगला लाइन में आए रांची पिन कोड लिख लिए, उसके अगला लाइन को छोड़ के फिर डेट में आ गए, तारीख लिखना है, उसमें भी कोई कॉमा नहीं। फिर से एक लाइन छोड़े रिसीवर्स एड्रेस में आ गए, द एडिटर लिखे, द एडिटर लिखने के बाद फिर एडिटर का एड्रेस लिखे, लेकिन कहीं कोई कॉमा नहीं देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट में भी कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं देना है। वो सब्जेक्ट आप लिख लिए, उसके बाद एक फुल स्टॉप आप दे सकते हो। एक लाइन छोड़ दिए, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, उसमें भी कोई कॉमा नहीं, सीधा आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, यानी कहीं पे कोई कॉमा नहीं देना है, सिवाय बॉडी ऑफ लेटर यानी जो चिट्ठी आप मेन चिट्ठी जो लिख रहे हो उसमें बीच में अगर कहीं कॉमा आया, फुल स्टॉप आया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई पता या कोई जो फॉर्मेट मैंने बताया कहीं पे कोई कॉमा नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से पत्र लेखन, या जिसको हम बोलते हैं चिट्ठी। तो इस तरीके से आप चिट्ठी अगर लिखोगे तो आपको 6 में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, 6 में 6 मिल सकता है। और छोटे छोटे जो तकनीकी चीजें हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ताकि आप बहुत बेहतर रूप से लिख सको। जैसे ये कॉमा का बात मैंने बोला, फिर नया अपडेट जो मैंने दिया, सैल्यूटेशन यानी डियर सर को ऊपर लिख के सब्जेक्ट को नीचे लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने एक और चीज बताया कि लास्ट में जब आप योर्स लिखोगे उसके बाद सिंसियरली लिखोगे, ट्रूली लिखोगे या फेथफुली लिखोगे, लेकिन क्या नहीं लिखना है, ओबीडियंटली बिल्कुल नहीं लिखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आप उसको पूरी तरीके से लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा से लिखोगे, अच्छा से पत्र लेखन को समझ गए होंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को कुछ होम असाइनमेंट देती हूँ जो आपको लिखना है, ताकि जो मैं आपको पढ़ाई हूँ वो कम से कम आप लिखते वक्त समस्या है तो वो आप खुद से समझ सको, और फिर से मेरा वीडियो देख के आप उस समस्या का समाधान पा सको। तो आज जो मैं आपको होम असाइनमेंट देने जा रही हूँ, ये जॉब एप्लीकेशन लेटर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर शोभा या फिर सुशी। आपका नाम क्या हो गया, सेंडर का नाम क्या है, जो चिट्ठी भेज रहा है या पत्र भेज रहा है उनका नाम क्या है, शोभा या फिर सुशी। फ्रॉम कहां से हो आप, आपका एड्रेस क्या है, 56A ब्लॉक, 56A ब्लॉक, साकेत नगर, आगरा। आपका एड्रेस यानी सेंटर का एड्रेस क्या है, जो आपको एकदम स्टार्टिंग में ही 3 लाइन में खत्म करना है, वो है 56A ब्लॉक। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा साकेत नगर, अगला लाइन में लिखिएगा आगरा। तो 3 लाइन में आपका एड्रेस खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन में आया है राइट एन एप्लीकेशन, क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखिए, अलोंग विथ अ पर्सनल रेज्यूमे, यानी एप्लीकेशन यानी पत्र के साथ एक आपका निजी रेज्यूमे, यानी जो मैंने आपको दिखाया था बायोडाटा, यानी आपके बारे में पूरी जानकारी, वो रिज्यूमे भी आप इसके साथ जरूर भेजिए इन 120 to 150 वर्ड्स, यानी शब्दों का जो लिमिटेशन है, जो आपको एकदम मार्जित कर दिया गया है कि 120 से 150 के अंदर ही होना चाहिए पूरा चिट्ठी और रिज्यूमे लेके। इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, आपको ये एप्लीकेशन और ये रिज्यूमे किसके रेफरेंस से आपको लिखना है, या आपको कहां से पता चला कि नौकरी है, वो नौकरी आपको पता चली इस एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ वही लिखा हुआ है कि एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको पता चले, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट क्या है वो लिख दिया गया है क्वेश्चन में, आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए लिखिए। देखिए एडवर्टाइजमेंट है क्या, वांटेड एंड एक्सपीरियंस्ड हॉकी कोच। किसका पोस्ट खाली है, हॉकी कोच का। आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, हॉकी कोच के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप हॉकी में
बहुत अच्छा आप हॉकी खेलते हो, आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हो, आप एक अच्छे कोच हो, तो आप जानते हो और इस चीज को आपको अप्लाई करना है हॉकी कोच के पोस्ट के लिए। कहाँ करना है वो यहाँ दे दिया गया है, फॉर आवर स्कूल। आवर स्कूल यानी कोई एक स्कूल है जहाँ पे हॉकी कोच का पोस्ट खाली है और उस नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई टू द प्रिंसिपल, किसको आपको लिखना है चिट्ठी या एप्लीकेशन किसको भेजना है, यानी प्रिंसिपल कौन हो गए, रिसीवर। कौन हो गए, रिसीवर, यानी किसको हमें पत्र लिखना है, प्रिंसिपल को। तो जो रिसीवर्स एड्रेस होगा उसमें जो पहला लाइन होगा वो क्या होगा, द प्रिंसिपल। टू नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, शुरुआत क्या कीजिएगा, द प्रिंसिपल। कहा, अब एड्रेस की बारी है, द प्रिंसिपल पहला लाइन। दूसरा लाइन, अग्रसेन पब्लिक स्कूल, कहाँ के प्रिंसिपल है, अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है। ये सेकंड लाइन एड्रेस का हो गया, अग्रसेन पब्लिक स्कूल, कहाँ का है, आगरा। तीसरा लाइन क्या हो गया, आगरा। तो इस तरीके से हम रिसीवर्स एड्रेस भी लिख लिए। पहला लाइन में लिखेंगे द प्रिंसिपल, दूसरा लाइन में लिखेंगे अग्रसेन पब्लिक स्कूल, तीसरा लाइन में हम लिखेंगे आगरा। तो हमारा रिसीवर्स एड्रेस कंप्लीट। कब तक आपको भेजना है, 25 मई 2020 के अंदर में आपको ये एप्लीकेशन और साथ में रिज्यूमे को अटैच करना है और एक लिफाफा के अंदर करके आपको भेजना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रश्न हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सेफ रहिएगा, बहुत सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइएगा और उम्मीद है मेरा आज का क्लास, लेटर राइटिंग का क्लास, आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको पूरा लाभ होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।